नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान में हर दिन हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में हमारे साथ है मिस अनिमा गोयल, जो बंसल न्यूज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। अनिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। बोलना, समझाना और खुद को एक्सप्रेस करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कई बार ये ताकत कमजोर पड़ जाती है, बचपन में किसी हादसे के बाद या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण। आज हम जानने वाले हैं कि स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी के बारे में, जानते कैसे होती है थेरेपी और बोलने सुनने में कितनी मददगार साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास प्रोग्राम। और चलिए, सबसे पहले अनिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रोफेशन के बारे में बताइए कि किस तरह का ये प्रोफेशन है और किस तरह से ये थेरेपी की जाती है। बिल्कुल। यह स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेस के तहत आता है। यह एक रिहैबिलिटेशन फील्ड है और इसमें हम सभी तरह के पेशेंट्स को देखते हैं जिनको सुनने में, समझने में या बोलने में कठिनाई होती है। तो उन सभी का जांच की जाती है, असेसमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद उनकी थेरेपी के बारे में इलाज किया जाता है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं स्पीच एंड हियरिंग है क्या? बिल्कुल। स्पीच मतलब हम समझ पा रहे हैं बोलना, या फिर कैसा हमारा धारा प्रवाह है उसको हम बोलते हैं स्पीच। हियरिंग मतलब सुनना। अभी जो भी आप बोल रहे हैं उसको मैं कैसे सुन के प्रोसेस कर रही हूँ अपने दिमाग में, इसे हम हियरिंग बोलते हैं। सुनना एवं उसको प्रोसेस करना, उसके बाद कैसे हम वो जो आउटपुट आ रहा है उसे स्पीच कहते हैं। देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, हम बोल पा रहे हैं, बट अगर हम जाने तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, दिमाग के बहुत सारे एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्पीच, हियरिंग और समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में बात भी कर सकते हैं। स्पीच में कुछ कई प्रकार की बीमारियां होती है जो कि हमारी स्पीच को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर हम बच्चों के अंदर बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे जो कि लेट बोल रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज़म से ग्रसित है, या फिर डाउन सिंड्रोम। अगर हम थोड़े और बड़े लोगों में बात करें तो हकलाहट हो सकती है, तुतलाहट हो सकती है। अराउंड 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल इलनेस अगर किसी को है, नसों की समस्या, तो उनके अंदर स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है। और अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो वो भी हमारे समझने को, सुनने को एवं गटकने को अफेक्ट कर सकता है। अनिमा जी, ऐसे कौन से संकेत या ऐसे कौन से साइन है जिससे ये पता लगा जा सकता है कि अब इसको इलाज की ज़रूरत है, यानी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो ये हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के डिज़ॉर्डर के अंदर हम अगर वार्निंग साइंस देखें। तो अगर हम बात करें बच्चों के अंदर, ऐसे बच्चे जो कि लेट बोल रहे हैं, सपोज़ अगर आपका बच्चा 2 या 3 महीने का हो गया है और अभी स्माइल नहीं कर रहा है, या फिर कुछ आवाज़ें नहीं निकाल रहा है जिसे हम बोलते हैं कूइंग गूइंग, या फिर अगर आपका बच्चा उसके बाद 4 से 6 महीने का हो गया है और बैबलिंग नहीं कर पा रहा है। बैबलिंग मतलब ब ब ब या क ख ऐसी आवाज़ें निकालना जिसे हम बैबलिंग कहते हैं। 9 महीने का हो गया, अपने नाम पर नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा, पलट के नहीं देख रहा है। या अगर आपका बच्चा 1 साल का होने आया और अभी तक भी एक शब्द नहीं बोल रहा है और समझ नहीं रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द एक स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। और ये स्पीच एंड हियरिंग स्किल्स बच्चों के विकास और डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी और कितनी महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर हम देखें, स्पीच एंड हियरिंग स्किल्स ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसी से ही मतलब अगर हम समझें तो ये नींव है बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चा बड़ा होता है या किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है या अपनी सराउंडिंग को देख रहा है, फील कर रहा है, उसी समय उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है। किसी से बात कर रहा है तो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है। या फिर अगर बच्चा किसी चीज़ को टच एंड फील कर रहा है तो उसका सेंसरी डेवलपमेंट होता है। ये ओवरऑल सारे ही डेवलपमेंट के लिए स्पीच एंड हियरिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही हमारी एजुकेशन की भी नींव है। हम ऐसा देखते हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, तो रिसर्च ऐसा कहती है कि उनकी रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़ लेटर इन द लाइफ वो इफ़ेक्ट हो सकती है।
आजकल हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं जो कि लेट बोलते हैं या ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। इनके क्या कारण हो सकते हैं और इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? यस। सो अगर हम कारणों की बात करें, इनके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसे समझने के लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सो एक होता है प्री नेटल फैक्टर, मतलब जब बच्चा गर्भ में ही है उस समय अगर कुछ समस्याएं हैं तो बच्चे को ऑटिज़म या डिले हो सकता है। अगर हम समस्याओं की बात करें तो हो सकता है गर्भ के दौरान अगर मदर का अल्कोहल कंजम्पशंस या कोई टॉक्सिन से यू नो टॉक्सिन बिल्कुल। से पेशेंट एक्सपोज्ड है, मदर एक्सपोज्ड है। अदर देन दैट, या अगर उस दौरान मदर को झटके की समस्या है, सीजर्स की समस्या है, तो भी ऑटिज़म या डिले हो सकते हैं। सेकेंड रीज़न अगर हम बात करें पेरीनेटल फैक्टर, मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय अगर प्री मेच्योरिटी है, अगर बच्चा जो डेट दी थी उससे जल्दी पैदा हो जाता है तो भी एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ अगर बच्चा लेट रोता है, कुछ देर बाद अगर बच्चा रोता है, तो डिलेड बर्थ क्राई भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे के डिले या ऑटिज़म के लिए। अगर हम पोस्ट नेटल फैक्टर की बात करें, डिलीवरी के बाद कैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे को पीलिया हो जाना, अगेन बच्चे को झटके आ जाना, या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आजकल सोशलाइजेशन बहुत कम होता है, कम मिलना जुलना, उससे भी बच्चे का ऑटिज़म या उसको डिले हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो एनवायरमेंटल फैक्टर मुझे लगता है आज के एरा में जो बढ़ रहा है, दैट इज़ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। टीवी और फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना, जिसकी वजह से हम इंटरेक्ट कम करते हैं और लैंग्वेज काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। अनिमा जी, आपके पास कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो डाउन सिंड्रोम के हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं। उनको मेंटली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होगी। सोसाइटी में उसको गलत वे में देखा जाता है या उनको बहुत बुली किया जाता है। उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों से कैसे डील किया जा सकता है? बिल्कुल। तो यही है कि आई वुड से कि जितना ज़्यादा हम ये सब जो दिक्कतें हैं, चाहे स्पीच से रिलेटेड हो, हियरिंग से रिलेटेड हो, इनको उन सभी लोग जो उनसे ग्रसित हैं उनको जितना ज़्यादा हम सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं, उतना होलिस्टिक बच्चे का डेवलपमेंट पर काफ़ी असर पड़ेगा। उसका डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर सपोज़ किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और हम उससे नहीं सोशलाइज़ कर रहे हैं, थिंकिंग दैट कि बच्चे को वो बीमारी है, शायद मेरे बच्चे को भी वो बीमारी हो जाए अगर मैं उसके पास छोड़ दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये समझना है कि ये जो भी बीमारियां हैं ये कंटेजियस नहीं है, ये एक दूसरे के साथ रहने या खेलने से नहीं फैलती है। इनफैक्ट अगर हम बच्चे को उनके साथ खेलने दें तो उससे जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। अनिमा जी, क्या लड़खड़ाकर बोलना या हकलाकर बोलना पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि पूरी प्रॉब्लम जड़ से निकल सकती है? यस, काफ़ी हद तक हमें ये समझना पड़ेगा इसमें कि हकलाहट की सिवियरिटी क्या है और किस समय पर पेशेंट थेरेपी के लिए या एक प्रोफेशनल को रीच करा है। अगर पेशेंट बहुत यंग एज में आ जाता है और उसकी जांच हो जाती है और थेरेपी शुरू जल्दी ही से जल्द की गई है, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट, मतलब हम देख सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर सकता है। या इनफैक्ट अगर हम अडल्ट्स में भी बात करें, अगर पेशेंट की थेरेपी समय पे शुरू करी जाए तो वह काफ़ी हद तक एक नॉर्मल फ्लुएंसी, एक नॉर्मल धारा प्रवाह हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम में ये थेरेपी तो हेल्पफुल हो ही सकती है। इसके साथ ही फैमिली, पेरेंट्स और आसपास के लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ? बिल्कुल। सो सपोज़ अगर हम बात करें हकलाहट की, तो अगर हम जैसे कि भी बात कर रहे थे, सो एज अ फैमिली मेम्बर हम जितना ज़्यादा पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस, जब वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और हमें ऑलरेडी पता है उन्हें हकलाहट की दिक्कत है, तो बी पेशेंट। आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप बोल के बताओ, बोलिए। सो गिव सम टाइम टू द पेशेंट। इसके साथ साथ ज़्यादा सवाल ना करें आप पेशेंट से, ताकि वो थोड़े और कॉन्फिडेंट रहें जो भी वो बोलना चाह रहे हैं उसके अंदर। और जितना ज़्यादा हम हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं,
पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना एक्सेसिबल बना सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, जनरली लोगों को लगता है कि स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि यह सिर्फ बच्चे, एडल्ट्स या बुजुर्ग में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं? बस ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों में ही की जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पीच थेरेपिस्ट एवं ऑडियोलॉजिस्ट सभी उम्र के बच्चों को देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चों में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जिन बच्चों को डिले होता है, ऑटिज़म होता है, तुतलाहट होती है, उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़े और बड़े अडल्ट या वयस्कों में बात करें तो उसमें हकलाहट हो सकती है, या फिर एक बहुत ही कॉमन डिज़ॉर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं वॉइस डिज़ॉर्डर, मतलब जहाँ पर आवाज़ में बदलाव हो सकता है। किसी की आवाज़ भारी है, जेंडर अप्रोप्रिएट वॉइस नहीं है। सपोज़ कोई मेल है और उसकी आवाज़ फीमेल लाइक है, तो उसमें भी वॉइस थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। थोड़े और बड़े एज ग्रुप में बात करें, अगर हम 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में, तो उसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे कि लकवा आ जाना, ब्रेन में कोई ट्यूमर का होना, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ब्रेन में इंजरी आ जाना। ये सब भी स्पीच या स्वॉलोइंग रिलेटेड प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एज में हो सकती है। सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही नहीं, साथ ही साथ हेड एंड नेक कैंसर, गले एवं मुंह का कैंसर से भी स्पीच या फिर स्वॉलोइंग पेशेंट की इफ़ेक्ट हो सकती है। क्या ये थेरेपी दवाइयों से चलती है या पूरी तरह से नॉन मेडिकल प्रोसेस है? मतलब दवाइयों के बेसिस पे आप ट्रीट करते हैं या इसको हम नॉन मेडिकल प्रोसेस पे भी ट्रीट कर सकते हैं? जो स्पीच थेरेपी जो होती है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक रिहैबिलिटेशन फील्ड है। दवाइयाँ पैरेलली चल सकती है, बट ऐसा नहीं है कि थेरेपी में हम पेशेंट को कोई दवाई देंगे उससे वो बोलने लगेगा या सुनने लगेगा या गटकने लगेगा। ये प्योरली एक बिहेवियरल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें कई तरह की बिहेवियरल अप्रोचेस होती है, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी होती है गले की, जिनसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जैसा कि आपने बताया, स्ट्रोक या लकवे के बाद बोलने और निगलने में, स्वेल करने में बहुत दिक्कत होती है, उसका मरीज के ऊपर असर और उसकी थेरेपी के बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। तो अगर हम बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक के अंदर जब पेशेंट को ब्रेन में इंजरी होती है तो बहुत सारे, अराउंड 80% ऑफ द पेशेंट को गटकने की समस्या हो सकती है। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रोक के दौरान ब्रेन के ऐसे एरियाज अफेक्टेड होते हैं जो कि सुनने में, बोलने में या फिर गटकने में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसका मरीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। हम सोच सकते हैं, अगर हम कुछ क्षण के लिए भी अगर हम नहीं बोल पाए या कुछ क्षण के लिए अगर हम नहीं निगल पाए, तो हम देखते हैं उस समय पेशेंट में बहुत सारा चिड़चिड़ाहटपन या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है जब पेशेंट नहीं बोल पा रहा है। और अगर जब पेशेंट नहीं गटक पा रहा है, उस समय पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक नाक की नली द्वारा खाना ग्रहण करना पड़ता है, तो वह बिल्कुल भी पेशेंट के लिए मतलब पेशेंट डेफिनेटली अच्छा फील नहीं करते। और अगर पेशेंट अटेम्प्ट भी करते हैं खाने का, तो उस समय देखा जाता है कि जो भी खाना है वह या तो आहार नली में फंस जाता है या फिर श्वास नली में चल जाता है, वह पेशेंट को निमोनिया, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती है। तो पेशेंट पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह से डील करना होता है, ये तो आपने मेरे को बताया, बट मैं दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहती हूँ कि इन पेशेंट्स की ऐसी क्या रिकवरी फेज हो सकता है, उनको क्या बताया जा सकता है जिससे वो मोटिवेट हो, क्योंकि मेंटल इलनेस बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आज हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कैसे डील किया जा सकता है? यस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो जल्द से जल्द उसका रिहैबिलिटेशन शुरू करा जाए, स्पीच थेरेपी या स्वॉलोइंग थेरेपी शुरू करा जाए। ऐसा इसलिए जल्द से जल्द शुरुआत करने का रीज़न ये भी है क्योंकि उस समय ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब किसी भी चीज़ को सीखने का
जो पेशेंट में कैपेसिटी होती है अर्ली स्टेज में जब डिसऑर्डर हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है, ब्रेन कुछ भी नई चीज़ सीख सकता है। तो उसी समय पर अगर पेशेंट का इलाज किया जाए, सपोज़ अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो उस समय अगर पेशेंट को कैसे समझना है, कैसे गटकना है, कैसे साउंड्स को जोड़ के बोलना है, अगर ये सिखाया जाए तो पेशेंट जल्द सीख सकता है। एज अ फैमिली मेम्बर हम लोग अगर सिर्फ हम स्ट्रोक की बात करें तो पेशेंट को जब अफेजिया हुआ होता है, अफेजिया मतलब भाषा में समझने की दिक्कत जो कि स्ट्रोक के बाद देखा जाता है, तो अगर मैं उन जो केयर टेकर है पेशेंट के, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप पेशेंट को समय दें, एक बार एक सवाल पूछने के बाद एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम दें, क्योंकि अभी ब्रेन में जो इंजरी हुई है उससे ओवरऑल प्रोसेसिंग जो है ब्रेन की वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। एक समय में एक ही जना पेशेंट से बात करना चाहिए। मल्टीपल टॉकर्स जब एक स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी के पेशेंट से बात करते हैं तो उस पेशेंट के लिए वो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सिंपल लग रही होंगी आपको चीज़ें, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पेशेंट एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स दोनों को हेल्प रहती है। अनिमा जी, जैसा आपने बताया कि स्क्रीन टाइम एक प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक मिनिमम कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? इस एज पे डिपेंड करता है कि एडल्ट्स का इतना स्क्रीन टाइम या बच्चों में इतना स्क्रीन टाइम। बेसिक नंबर्स क्या है स्क्रीन टाइम्स के? यस, हाँ, सो ये भी एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आजकल हम देख ही रहे हैं कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमें समय ही नहीं होता है किसी इंटरैक्ट करने का या सोशलाइज होने का। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है AAP, वह बताती है कि जो बच्चे 18 महीने से कम के हैं उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। हम डेफिनेटली थोड़ा बहुत वीडियो कॉल्स के लिए स्क्रीन टाइम अलाउ कर सकते हैं, बट इट शुड बी निल। अगर हम बात करें 18 महीने से 24 महीने के बच्चों का, तो उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल बेयर मिनिमम होना चाहिए। और 2 साल से 5 साल वर्षीय बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है। उसमें भी गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि वह को व्यू में होना चाहिए। मींस जो 1 घंटा बच्चे को स्क्रीन टाइम अलाउड है, उसमें माता पिता जितना ज़्यादा उस समय बच्चे से बातचीत कर सकते हैं कि वो स्क्रीन में हो क्या रहा है, वो अगर पेशेंट बच्चे को बातचीत करके इंटरैक्ट करेंगे तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट सही रहेगा। अनिमा जी, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही, या कोई हादसे या कुछ ऐसा हो जाता है, शोक या किसी के कारण लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, उनको भी इसी में इंक्लूड किया जा सकता है? यस, सो इसको हम साइकोजेनिक वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं कि आफ्टर अ ट्रॉमा बोली बिल्कुल चली गई। तो उस दौरान एक टीम अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इन सभी स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है। सो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम उन पेशेंट्स में बहुत सारा क्या साइकोलॉजिकल कॉज हुआ है उस कॉज का पता लगाना एवं उसके बाद उसको वॉइस की थेरेपी देना, इसमें हमारा रोल डेफिनेटली हम रोल प्ले करते हैं। इस थ्योरी में वाइटल स्टिम मशीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि मशीन किस तरह से काम करती है और किस तरह के पेशेंट से ये डील करती है? डेफिनेटली, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है। जो अभी आपने बात करा वाइटल स्टिम थेरेपी, यह थेरेपी पूरे मध्य भारत में सिर्फ हमारे बंसल अस्पताल में ही उपलब्ध है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रीटमेंट है जिसके अंदर यह न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पे बेस्ड होता है। अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो वह यह होगा कि इसमें हम इलेक्ट्रोड्स को गले की एवं बोलने की मसल्स पर लगाया जाता है। जिन पेशेंट्स में सिग्नल ब्रेन से नहीं आ पा रहे हैं बोलने के लिए या फिर गटकने के लिए, तो एक्सटर्नली इलेक्ट्रोड्स द्वारा एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट दे के वो सिग्नल को दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि पेशेंट की गटकने की शक्ति इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ नली पर पेशेंट को कम समय तक रहना पड़ता है, निमोनिया जैसी चीज़ों का खतरा कम होता है। या अगर हम बात करें जिन पेशेंट्स को वोकल कॉर्ड पैल्सी है या जो गले के तार होते हैं जो कि बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें लकवा आ गया है, तो उसमें भी यह थेरेपी वाइटल स्टिम थेरेपी बहुत ही सक्सेसफुल होती है। अनिमा जी, आप रिसेंटली ऐसे कोई पेशेंट से डील करिए, कोई बच्चा या एडल्ट जिसको आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? या
सो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। सो रिसेंट में अभी हमारे पास एक अडल्ट थे जो कि 35 वर्षीय थे और उन्हें लकवा हुआ था। सो वो लकवा हुआ था उनको ब्रेन में ऐसे एरिया में जो कि हमारे स्वॉलोइंग का पूरा कोऑर्डिनेशन करता है, वह एरिया है ब्रेन स्टेम। सो जब भी ब्रेन स्टेम में इन्फाक्ट होता है या स्ट्रोक होता है तो हमारी गटकने की शक्ति काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है। सो जब पेशेंट हमारे पास आया विदिन 24 आवर्स में जब उनका असेसमेंट करा गया, मुझे कॉल आया कि पेशेंट गटक नहीं पा रहा है। तो हम जब पेशेंट का असेसमेंट करें तो हमें उसमें समझ आया कि पेशेंट इनफैक्ट अपना जो सलाइवा है, जो थूक है, वह भी नहीं गटक पा रहा था। और उसी समय पेशेंट को नाक की नली द्वारा उसका स्वॉलोइंग या जो भी फीड्स थी, खाना था, वो उसके द्वारा पेशेंट को दिया गया। फिर धीरे धीरे हमने पेशेंट की स्वॉलोइंग थेरेपी शुरू करी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पेशेंट को पोस्चर सिखाए कि किस पोजीशन में बैठ के आपको गटकना चाहिए या क्या चीज़ से आप किस कंसिस्टेंसी से आप शुरू कर सकते हैं ओरली खाना। और जब हमने दिया भी तो पेशेंट की शक्ति नहीं थी गटकने की। फिर एक्सरसाइजेस शुरू करी गई, एक्सरसाइजेस के साथ साथ वाइटल स्टिम थेरेपी भी शुरू करी और हमने देखा विद इन अ वीक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल खाने लगा और उसकी नाक की नली निकल गई। सो इट वाज नॉट लेस देन अ वंडर। तो यस, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फैमिली किस तरह से देखती है, क्योंकि दूसरे आसपास के जो फैमिलीज रहती हैं वो भी इसको बहुत बुली करती है कि इस बच्चे का या इस एडल्ट का कुछ नहीं हो सकता है। फैमिलीज इसको किस तरह से डील करती है, पेशेंट्स के फैमिलीज? अगेन ये बहुत वेरी करता है। अगर हम देखें जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये थेरेपी होती क्या है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है पेशेंट को ये समझाने के लिए कि डेफिनेटली जो ये कसरत है, ये सभी चीज़ें एविडेंस बेस्ड है, इन सब पर रिसर्च करी गई है। और जब पेशेंट्स को हम थेरेपी, चाहे स्वॉलोइंग थेरेपी हो या फिर स्पीच थेरेपी हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जब उन्हें दी जाती है और तो डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी या रेडिएशन कीमोथेरेपी के बाद स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है? क्या आप इसे डिटेल में समझा सकते हैं किस तरह से ये काम करती है और किस तरह की डिटेल्स होती है, किस तरह से इसको बताया जाता है? यस, हेड एंड नेक कैंसर की अगर हम बात करें, लाइक गले या फिर मुंह का कैंसर, तो जब भी किसी पेशेंट को हेड एंड नेक कैंसर होता है तो दो तरीके से उसका इलाज संभव होता है। अगर कैंसर की स्टेज अगर कम है तो हो सकता है पेशेंट को सिर्फ रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाए, या अगर कैंसर की सिवियरिटी या स्टेजिंग ज़्यादा है तो उस समय पेशेंट को सर्जरी एवं रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें उन पेशेंट्स की जिनमें सिर्फ रेडिएशन या कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन के दौरान, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिकाई के दौरान मसल्स जो है जहाँ पर सिकाई की गई है वो बहुत नेक्रोस हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है, तो पेशेंट को गटकने में उस समय काफ़ी समस्या होती है। और अगर रेडिएशन ओरल कैंसर्स में दी जाती है तो उस समय पेशेंट का टेस्ट, स्मेल या फिर माउथ की ओपनिंग, जिसे हम ट्रिस्मस कहते हैं, वह भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो स्वॉलोइंग थेरेपी द्वारा इन सभी चीज़ों पे काम करा जाता है कि कैसे पेशेंट की माउथ ओपनिंग बढ़ाया जाए। उन पेशेंट्स की बात करें जिनको सर्जरी की भी आवश्यकता होती है आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर, तो अगर हम सपोज़ करें कि किसी पेशेंट को जीभ का कैंसर हुआ है और उसकी आधी जीभ काट दी गई, जिसे हम बोलते हैं हेमीग्लॉसेक्टमी, उस दौरान जब जीभ को काट दिया गया तो बॉडी की एक दूसरी जगह से मसल लेके उसको फिल करा जाता है। अब क्योंकि ये पूरा नया स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन रीगेन करने में कि कैसे जीभ को मूव होना है, जीभ एक बहुत ही अहम हिस्सा है बोलने के लिए एज वेल एज गटकने के लिए, तो अगेन उसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत ही अहम भूमिका होती है कि कैसे उस फ्लैप के रिकन्स्ट्रक्शन के बाद उसकी स्वॉलोइंग को इम्प्रूव करा जाए और कैसे उसकी स्पीच पे वर्क करा जाए। तो हेड एंड नेक कैंसर के बाद यस, स्वॉलोइंग एज वेल एज स्पीच दोनों तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके हॉस्पिटल में स्पीच, लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज यूनिट में दिए जाने वाली सर्विसेज के बारे में किस तरह से बताया जाता है और किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं? सो बंसल हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सभी एज ग्रुप्स के लिए
सर्विसेज अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर हम बात करें नवजात शिशुओं में, तो हमारे यहाँ न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, जिसे हम बोलते हैं सुनने की जांच, जब बच्चा 24 घंटे या 48 घंटे का होता है, उसी समय एक स्क्रीनिंग करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को कोई सुनने से रिलेटेड समस्या है या नहीं। तो यस, ये स्क्रीनिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर हम थोड़े और बड़े बच्चों में बात करें तो स्पीच थेरेपी, अगर बच्चा लेट बोल रहा है या ऑटिज़म से ग्रसित है तो उनके लिए, या डाउन सिंड्रोम है या पेशेंट तुतला रहा है तो उनके लिए स्पीच थेरेपी अवेलेबल है। थोड़े और बड़े लोगों में बात करें तो वॉइस थेरेपी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिन लोगों के तालू में छेद हो जाता है या होंठ कटे होते हैं तो उनके लिए भी मिस आर्टिकुलेशन थेरेपी, आर्टिकुलेशन या तुतलाहटपन हो सकता है तो आर्टिकुलेशन थेरेपी हमारे यहाँ अवेलेबल है। स्वॉलोइंग थेरेपी, वाइटल स्टिम थेरेपी, जिसके बारे में हमने अभी बातचीत करी, हमारे यहाँ अवेलेबल है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें डिमेंशिया हो गया है, भूलने की बीमारी है, तो उनके लिए कॉग्निटिव थेरेपी एवं स्पीच थेरेपी की भी सुविधा हमारे अस्पताल में अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को एक एक जानकारी विस्तार से देने के लिए। ऐसे ही प्रोग्राम्स आप तक लाते रहेंगे, आपकी सेहत से जुड़े, आपके स्वास्थ्य से जुड़े और आपसे जुड़े। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए पल्स न्यूज़। नमस्कार।